नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से टेस्ट में आपका स्वागत है। और ये 17वां टेस्ट जरूर आप लोगों ने दिया होगा, देना भी चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आती है हमारी टेक्निकल टीम। जरा देखिए किस प्रकार के प्रश्न हैं। और बहुत बड़े प्रश्न बना रहे हैं। और आप नोट करेंगे कि 95% प्रश्न ऐसे हैं जो कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, नए सिरे से बनाए गए, एकदम फ्रेश है। संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, संसद अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करती है। बिल्कुल करती है। कहां लिखा हुआ है ऐसा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में ऐसा लिखा हुआ है। 118 वही अनुच्छेद है जिसमें यह भी लिखा हुआ है, संयुक्त बैठक के संदर्भ में नियम राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ विचार विमर्श करके बनाएंगे। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा का सभापति मिलकर संयुक्त बैठक के संदर्भ में नियम बनाते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है, 118 में लिखी हुई है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस संदर्भ में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में ये उल्लेखित है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और अगर वे उपाध्यक्ष भी पद पर नहीं है, अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त बैठक के संदर्भ में नियम बनाएंगे। तो अपने से पूछा कौन सा गलत है, तो इसमें सी जो है वह गलत है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पता लगाना है कौन सा सत्य है। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति सीएजी द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदनों की जांच करती है। बिल्कुल, लोक लेखा समिति 1921 में गठित हुई देश की आजादी से पहले की एकमात्र वित्तीय समिति है जो गठित हुई है। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य राज्यसभा से नहीं होते हैं, ये उल्टा लिख दिया है। लोकसभा से होते हैं 15, राज्यसभा से होते हैं 7। तो स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। पूछा है कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। केवल एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। संसद के संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक तो अधिवेशन शब्द गलत लिखा हुआ है, यहां संयुक्त बैठक होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन तो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ ही भी नहीं है, आप जानते हैं। और जहां लिखा हुआ था वो अनुच्छेद 66 था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संदर्भ में। तो संयुक्त बैठक शब्द है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। बिल्कुल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये बात सही है, 108 में लिखा हुआ है। संयुक्त बैठक ही लिखा हुआ है, संयुक्त अधिवेशन शब्द कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। ये जो छपा है इसको आप संयुक्त बैठक कर लीजिएगा। संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए संसद के दोनों सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। बिल्कुल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि संसद का एक सदन बिल को पारित करे, दूसरा सदन बिल पारित करने से इनकार करे। एक सदन बिल पारित करे, दूसरा सदन 6 महीने तक उस बिल पर कोई एक्शन न ले। एक सदन बिल पारित करे, दूसरा सदन उसमें संशोधन करे जिसके साथ पहला सदन सहमत नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। ये बात भी सही है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये बात भी सही है। पर यह बात अनुच्छेद 118 में लिखी हुई है। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही है। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या है? डी है, डी है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। बिल्कुल, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 जो है
वो राज्यसभा से होते हैं। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सत्ता दल का होता है? जी नहीं। 1967 से एक कन्वेंशन, एक परंपरा बना दी गई है कि लोक लेखा समिति का सदस्य विपक्ष का सदस्य होगा लोकसभा से, विपक्ष का सदस्य, और वो भी कहां से होना चाहिए? लोकसभा से। जैसे अभी अधीर रंजन चौधरी साहब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। 1967 से ये एक परंपरा है, एक परंपरा है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, और यही तो पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो सी को देखे बिना भी अपना आंसर दे सकते हैं, बी। सी लिखा हुआ है लोक लेखा समिति पहली बार वर्ष 1921 में बनी थी, बिल्कुल। और लोक लेखा समिति का काम क्या है? सीएजी द्वारा जो रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में आती है उसकी जांच करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है, बिल्कुल। भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 ये स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करता है। लोकसभा में निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। देखिए, आज के दिन मनोनीत सदस्य है ही नहीं लोकसभा में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि आज के दिन कोई लोकसभा में मनोनीत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में 104वां संविधान संशोधन होने के बाद एंग्लो इंडियंस के मनोनयन का सिस्टम में क्या हो गया? समाप्त हो गया। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है मनोनीत होने वाले लोग साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में विशेषज्ञ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये बात सही है। और आपने से पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो कथन जो बी है वो गलत है, बी। संसद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, कर लेते हैं विचार। करना क्या विचार करके? कौन सा सही है? यदि संसद का कोई सदस्य 6 महीने की अवधि तक संसद की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उनकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, अनुपस्थित रहता है तो उनके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है, बिल्कुल ये बात सही है। पर 6 महीने नहीं चाहिए, अपने को 60 दिन चाहिए। यहां लिखा हुआ है 6 महीने, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। 6 महीने की जगह अपने को चाहिए 60 दिन। एक दूसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है, यह भी गलत है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। पूछा है कौन सा सही है? ना एक सही है ना 2 सही है, यानी विकल्प नंबर डी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। संसदीय सत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय सत्र के संदर्भ में कह रहा है एक वर्ष में संसद के 2 सत्र बुलाना अनिवार्य, बिल्कुल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 ये कहता है संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। तो पहली बात सही है। अपने को पूछा कौन सा सही नहीं है? संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये तो बात हमने खैर समझ ही ली है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को स्थगित करते, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाते हैं, राष्ट्रपति संसद के सत्रों का अवसान करते हैं। सत्र को स्थगित करना संबंधित सदन के अध्यक्ष का काम है। देयर इज नो रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सी गलत है। सी क्या है? गलत है। धन विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक कर रख सकती है, बिल्कुल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 ये कहता है कि राज्यसभा अधिकतम
14 दिन तक धन विधेयक को रोककर रख सकती है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लोकसभा में रखे जाते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक उल्लेख किया गया है। अरे धन विधेयक का उल्लेख तो 109 में भी है, 110 में भी है, 111 में भी है, 112 में भी है। तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक नहीं है। तो इसको कैसे ठीक करें? संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया, ऐसा लिख सकते हैं आप। परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा सत्य हो जाएगा? तीनों ही सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, टेक्निकल टीम कई बार कोशिश तो करती है अच्छा बनाने की, लेकिन शब्द छोड़ देती है। धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है, क्योंकि धन विधेयक तो कई सारे अनुच्छेदों में उल्लेखित है। नेक्स्ट, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है। बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि से होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि से होता है, और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। तो प्रत्यक्ष चुनाव तो लोकसभा के होते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। बिल्कुल गलत है। विधानमंडल के सदस्य नहीं चाहिए, हमको चाहिए विधानसभा के सदस्य। विधानमंडल बोलते हैं तो इसका मतलब विधान परिषद भी बोल रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि विधान परिषद के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो यह भी गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। 2 वर्ष के अंतराल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड होंगे, नए 1/3 चुन लिए जाएंगे। तभी तो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये काफी सही है। तो इसका आंसर हो गया सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान है। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि धन विधेयक राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि लोकसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक को 14 दिन के भीतर राज्यसभा को पारित करना होता है। 109, धन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन में प्रस्तुत करने का मतलब है इंट्रोड्यूस करना, और ये बात गलत है। धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो अपने को क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? इसमें केवल 2 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि धन विधेयक को हमेशा पहले कहाँ रखना होता है? लोकसभा में रखना होता है। इन्होंने लिखा किसी भी सदन में, जो कि गलत है। धन विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अरे पेश नहीं किया जा सकता। देखो, धन विधेयक राज्यसभा में भी पेश होता है। पेश शब्द ठीक नहीं है। प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, नहीं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में पेश करते हैं ना, लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश होता है। इंट्रोड्यूस लिखते ना। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते, बिल्कुल करते। अनुच्छेद 110 में ऐसा लिखा हुआ है। धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। बिल्कुल गलत है। तो देखिए भाई, इसमें जो है वो एक भी गलत है। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। पेश तो होता है, इंट्रोड्यूस नहीं होता है। इंट्रोड्यूस मतलब पहले रखना। तो ये पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या है? इसका सी, 1 एवं 3, यानी सी इसका जो है दोनों गलत दे रहा है। बाकी 2 तो सही है ही है। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी, यानी अनुमानों की जांच करने वाली कमेटी, कुल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अनुमानों की जांच कर रही है। तो जरा देखिएगा, प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, बिल्कुल। 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल। परंपरागत रूप से प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 100% सत्ता पक्ष का ही होता है वैसे। तो ये गलत जो है वो सी है। गलत कौन सा है? सी है। प्राक्कलन समिति अनुमानों की जांच करती है। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है भाई। वर्ष 1950 में प्राक्कलन समिति की स्थापना हुई थी, बिल्कुल हुई थी, सही बात है। प्राक्कलन समिति सरकार द्वारा लोकसभा में रखे गए बजट के अनुमानों की जांच करती है, बिल्कुल सही बात है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष, सारी वित्तीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष ही होता है और कभी भी मंत्री वित्तीय समितियों का सदस्य नहीं होता। तो इसमें तो तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। लोक उद्यम समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 1964 में जॉन मथाई की अध्यक्षता में स्थापना की गई। अरे नहीं नहीं नहीं, ये पहला स्टेटमेंट गलत है भाई। कैसे? जॉन मथाई की अध्यक्षता में स्थापित समिति की अनुशंसा पर लोक उद्यम समिति बनाई गई, ऐसे मालूम होना चाहिए। और जॉन मथाई की अध्यक्षता में नहीं थी, वो भी पहली बात। वो थी कृष्णा मेनन की अध्यक्षता में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर कृष्णा मेनन भी लिख देते तो भी गलत है, क्योंकि कृष्णा मेनन की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसकी अनुशंसा पर लोक उद्यम समिति बनी। तो इन्होंने तो जॉन मथाई लिख दिया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। लोक उद्यम समिति में 22 मेंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। 1 साल के लिए गठित की जाती है और सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है, जो लोक उद्यमों पर होती है। लोक उद्यमों पर रखी गई सीएजी की रिपोर्ट की जांच करने का काम करती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है भाई साहब। यही तो पूछा इन्होंने कि कौन सा गलत है। जेपीसी के संदर्भ में कौन सा असत्य है? जेपीसी कभी कभार गठित की जाती है, विशेष मामलों की जांच हेतु गठित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति मिलकर गठित करते हैं। आज तक 5 जेपीसी गठित की गई है। सदस्य संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी गठित की जाएगी 2 और 1 का अनुपात लोकसभा और राज्यसभा के बीच रहेगा। तो विशेष मामलों की जांच हेतु गठित की जाती है, ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, यह भी ठीक है। संसद की स्थायी समिति नहीं है। देखो, आप खुद ही कह रहे हो कि विशेष मामलों की जांच हेतु की जाती है, तो यह कोई परमानेंट कमेटी थोड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। सी इसका आंसर है। मैच करो भैया। जेपीसी है, चारों जेपीसी है। 1987 में बोफोर्स तोप घोटाले की जांच हेतु जेपीसी का गठन किया। पहला तो पहले में सही है, बी शंकरानंद की अध्यक्षता में, बिल्कुल बात सही है। तो ए में तो आ गया आपके, ए में तो आ गया 1। 1992 में हर्षद मेहता शेयर घोटाला, बिल्कुल रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में गठित की गई थी। रामनिवास मिर्धा राजस्थान के बहुत बड़े नेताओं के रूप में उनका नाम रहा है, रामनिवास मिर्धा। तो बी में आ गया आपके 2। 1999 में प्रतिभूति घोटाला, बिल्कुल प्रकाश मणि त्रिपाठी इसके अध्यक्ष थे। तो फिर मिलाना क्या है यार, ये तो सब मिले हुए है। सी में 3। और 2002 में कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक शरद पवार की अध्यक्षता में, बिल्कुल शरद पवार। तो डी में 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर 1। 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर दिया जाता है, इसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।
पहली बात तो जहां लिखित उत्तर होंगे वहां अनुपूरक प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, बात खत्म। जहां मौखिक उत्तर होंगे वहीं अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप जान सकते हैं कौन सा कथन सही है। पहला तो गलत है, तो पहला इसमें है, ये गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अतारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर दिया जाता है तथा इसके बाद अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, एकदम उल्टा लिखा है। मौखिक होंगे वहां अनुपूरक जरूर होंगे, बात खत्म। दूसरा भी गलत, तो दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये और बी तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अल्पकाल में लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये लिखित भी हो सकता है, ये मौखिक भी हो सकता है, 10 दिन से कम अवधि के लिए होते हैं। और अगर संबंधित सदन का अध्यक्ष अलाउ करता है तो आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सही तो केवल 3 ही है भाई, तो ये केवल 3 यानी सी इसका आंसर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद के सदन के 17 अवसान की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे। बिल्कुल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 ये कहता है कि राष्ट्रपति 17 अवसान करेगा, यानी सत्र की समाप्ति की घोषणा करेगा। बजट सत्र को सैंडविच सत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्यों बताओ क्यों? क्योंकि बजट सत्र हमेशा 2 चरणों में होता है, तो सैंडविच की तरह इसकी स्थिति होती है, इस वजह से इसे सैंडविच सत्र कहा जाता है। पहला सही, दूसरा सही, अपने को तो सत्य ही टालना है। राष्ट्रपति संसद के लिए विशेष सत्र बुला सकता है, बिल्कुल बुला सकते हैं, ऐसे कई बार बुलाए भी गए हैं। तो 1, 2 और 3, भाई एक वर्ष में 3 सत्र होंगे, ये बात सही है। सामान्यतः 4 हो 5 हो तो क्या दिक्कत है, तो विशेष सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है डी। संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद के सदस्यों द्वारा सदन के भीतर अभिव्यक्त किए गए विचारों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 ये कहता है कि संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और सदन में जो उन्होंने विचार अभिव्यक्त किए हैं उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। संसद के सदस्यों के अन्य विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल गलत, सारे विशेषाधिकारों का निर्धारण संसद खुद करती है, 105 में लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत। संसद के सदस्यों को सदन में बोलने की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल, एक तो 105 में लिखा हुआ है। कौन सा सही नहीं है? 1 और 2 सही नहीं है, 1 और 2 यानी ए, 1 और 2 सही नहीं है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ए। संयुक्त संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, बिल्कुल बात सही है। जेपीसी तो विशेष मामलों के लिए जांच के लिए गठित की जाती है, उनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, बाकी 1 साल का होता है अन्य समितियों का। जेपीसी को समन जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल है भाई साहब। 2008-2009 में शरद पवार की अध्यक्षता में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष पीसी चाको थे, पीसी चाको थे। और शरद पवार की अध्यक्षता में बनी थी जो अभी थोड़ी देर पहले पड़ी थी 2002 में, किसके? कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक पदार्थ। तो सी इसमें क्या है? गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, यहां पर ध्यान रखिएगा। और पूछा क्या गया, यही तो पूछा है। अगला जरा प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा या कौन से सुमेलित है? एक तरफ 3 विधेयक लिखे हुए हैं, एक तरफ वो जो विधेयक लाए गए जिसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई उस समय राष्ट्रपति कौन थे उसके बारे में उल्लेख कर रखा है। तो आप लोग जानते हैं दहेज निरोधक विधेयक 1961 में लाया गया था और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही देश के राष्ट्रपति थे। तो पहला तो एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, बैंकिंग अधिनियम 1978 में लाया गया था और आप लोग जानते हैं उस समय नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति थे। यहां लिखा हुआ वीवी गिरी, यानी दूसरा गलत है, ये तय है। तीसरा है आतंकवाद निरोधक विधेयक, ये 2002 में लाया गया था और उस समय KR नारायणन साहब राष्ट्रपति थे, यानी कुल मिलाकर
दूसरा गलत है, पहला और थर्ड जो है वो एकदम सही है, 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का आंसर है सी। अगला प्रश्न जरा देखिएगा, संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही टालना है अपने को। संयुक्त बैठक का कोरम 1/10 होता है, बिल्कुल दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ये नियम जो बनाए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत, उन नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो ये ए तो सही है, बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वालों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, बिल्कुल ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में भी लिखी हुई है और 108 में भी लिखी हुई है, तो ये बात भी सही है। 100 में लिखी हुई पता है ना, 100 में बताया था आपको। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा का सभापति से मिलकर संयुक्त बैठक के संदर्भ में नियम बनाते, बिल्कुल तीनों ही बातें सही है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? डी यानी उपरोक्त सभी। संविधान के किस किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया? वाह, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 में है, बिल्कुल है। कैसे है? संसद की संयुक्त बैठक में महान्यायवादी भाग ले सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। संयुक्त बैठक का उल्लेख 88 में। 100 में है क्या? बिल्कुल है। संसद की संयुक्त बैठक में किसी भी प्रकार के प्रश्न का समाधान उपस्थित एवं मतदान करने वालों के बहुमत से किया जाएगा। 88 में भी है, 100 में है। 108 में 3 बातों का उल्लेख है। संयुक्त अधिवेशन संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे, और उस बैठक में प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से। 108 में उल्लेख है। 118 में लिखा हुआ है, संयुक्त बैठक के संदर्भ में नियम राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति के साथ मिलकर बनाएंगे। और 118 में लिखा हुआ है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, यानी 1, 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी, चारों में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। मैच कीजिए। संसद का गठन भैया आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है, संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। यह बात 79 में लिखी हुई है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में ही बता रखा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत होंगे, कितने सदस्य निर्वाचित होंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि से होगा। इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 80 में है। बिल्कुल, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों के मनोनयन का सिस्टम भी अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना यानी बी में क्या आ गया? बी में 3 आ गया। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में दे रखी है। बिल्कुल, लोकसभा में कितने सदस्य होंगे? 530 राज्यों से 20 संघ शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। इन सारी बातों का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, यानी सी में 2 और डी में संसद के सत्र अनुच्छेद 85 में। बिल्कुल, राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं, सत्र अवसान करते हैं और लोकसभा का विघटन करते हैं। इस बात का उल्लेख डी में 4-3-2-1 बिल्कुल एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर है बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकते। बिल्कुल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को ये विशेष अधिकार देता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व में अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है तो बना सकती है। आज के दिन 3 है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, जिसका गठन 1966 में हुआ था। राज्यसभा अपने तात्कालिक सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उपसभापति को पद से हटा सकते। बिल्कुल गलत। राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से अपने उपसभापति को हटाती है।
2/3 लिखा हुआ नहीं है, बहुमत लिखा हुआ है, यानी केवल स्टेटमेंट अपने को क्या पता करना है, सही कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यानी केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही बात है। तो ये कुल मिलाकर 25 प्रश्न रखे गए आपके सामने। मुझे लगता है बहुत अच्छे प्रश्न है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पहले कभी पूछा गया। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, टेस्ट जरूर देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।